नाउ इज डे 8 में आपको क्या करना है, 8वां दिन। गाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट वर्डप्रेस वगैरह सेटअप करना। अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ एसेंशियल चीज़ें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक प्रोफेशनल लोगो, एक प्रोफेशनल फेव आइकन, एक प्रोफेशनल कवर इमेज और एक बैनर। ठीक है, बैनर क्या होता है, ऐसे 16:9 रेशियो वाला एक बैनर, बड़ा वाला बैनर लगाना है और एक अच्छा सा टैग लाइन अपनी वेबसाइट के लिए और एक मेटा डिस्क्रिप्शन। आपको इन कुछ चीज़ों के ऊपर पूरा 8वां दिन आपको लगाना है एंड इस पे काम करना है। अब यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करते हैं। लोगो बनाने के लिए देखो, एक लोगो जो है ना वो बेसिकली आपका एक पहचान होना चाहिए। आपका वेबसाइट का डोमेन नेम तो आपका एक पहचान होता है, बेसिकली आपका एक लोगो भी एक अपने ना सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उसमें जो तस्वीरें देखते हैं उसको देखकर ही पता चलता है कि भाई ये क्या चीज़ है। जैसे एप्पल का एप्पल वाला लोगो यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा होगा ये एप्पल का लैपटॉप है। भले ही इसका अगर मैं लोगो छुपा दूँ, ऐसे रख दूँ, तो ऐसे इस डिज़ाइन के लैपटॉप बहुत सारे हैं। तो लोगो जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये लोगो आपकी ब्रांडिंग भी बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। अब इस लोगो को आप बहुत तरीके से बना सकते हो। 3D लोगो बना सकते हो, टेक्सचर लोगो बना सकते हो, या फिर तो नॉर्मल बेसिक लोगो भी बना सकते हो, या फिर तो कोई एलिमेंट मतलब छोटा छोटा एलिमेंट यूज़ करके भी आप लोगो बना सकते हो। मैं अपनी बात करता हूँ, पर्सनली मैं जो लोगो बनाता हूँ वो टेक्सचर लोगो बनाता हूँ, जिसमें मेरा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सा टेक्स्ट के थ्रू मैं लोगो बनाता हूँ। जो भी मेरा XY जो डोमेन नेम है, जैसे कि टेक्निकल रिपोन या फिर रिपोन, तो RIPON, इसको थोड़ा स्टाइलिश करके लिखता हूँ। आगे कोई एक स्पेशल सिंबल डाल देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा स्पेशल दिखे, लोगों को नज़रों में वो जाए। अब इन लोगों में दो तीन चीज़ और आपको मेंटेन करना है। सबसे पहला चीज़, 3 कलर्स के लोगो आपको मस्ट बनाना है। ठीक है, पहला कि वो एक होना चाहिए बिल्कुल वाइट, दूसरा होना चाहिए बिल्कुल ब्लैक, तीसरा होना चाहिए आपके वेबसाइट का प्राइमरी कलर। और प्राइमरी कलर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाने के लिए। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई तरह तरह की कलर्स डाल दिए हमारे वेबसाइट को दुल्हन की तरह सजा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको एक प्राइमरी कलर रखना है जो सबसे ज़्यादा दिखेगा वेबसाइट में एंड लोगो में भी। ठीक है, तो 3 तरीके का लोगो रखना है एंड तीनों तरीके के लोगो का 2 वर्जन बनाना है, एक छोटा वर्जन, दूसरा बड़ा वर्जन। ठीक है ना, बड़ा वर्जन मतलब क्या, साइज में एक का साइज होना चाहिए 400 के, मतलब जो वाइड होना चाहिए वो 400 होना चाहिए मैक्सिमम। एंड एक लोगों का आप कितना भी रख सकते हो, बिकॉज वो इन द फ्यूचर आपको काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है फेव आइकन। अब फेव आइकन क्या है, आप लोग देखोगे कि वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को आप टैब में विजिट करोगे तो उसको खोल के रखोगे तो देखना यूट्यूब का ऐसे गोल प्ले का एक फेव आइकन आता है, फ्लिपकार्ट का एक FLO बॉक्स के अंदर आता है एक फेव आइकन आता है। इनको कहते हैं बेसिकली फेव आइकन। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको भी आप सिर्फ एक ही कलर, जो ब्रांड कलर है ना, आपका ब्रांडेड कलर है, मतलब आपका जो वेबसाइट का प्राइमरी कलर है उसका बैकग्राउंड रखो एंड उसके ऊपर एक छोटा सा कोई भी सिंबल या फिर कुछ भी। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करना, कॉपी उठाया ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं चलता। तो एक फेव आइकन आप बना लो, इसको एक ही कलर में रख दो, लेकिन साइज 2 रखना। कवर इमेज क्या होता है, कवर इमेज होता है बेसिकली जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इन सब के लिए एक कवर इमेज आप बना लो। इसका वाइड भी आप 1/1 रख सकते हो या फिर 1/2 या फिर 1/3, इस टाइप का भी आप रख सकते हो। तो ये कवर इमेज आप बना लो जो कि आपको सोशल मीडियाज पर काम आने वाला है। तीसरा आपको बनाना है एक बैनर बोले तो कैसा बैनर, ये भी कवर इमेज टाइप का होता है, जैसे कि यूट्यूब में होता है। यूट्यूब में मल्टीपर्पज़ के लिए बैनर बनाए जाते हैं, तो यूट्यूब का भी एक बैनर बना लो। एंड जो बड़े बड़े जो सोशल मीडियाज होते हैं उनके लिए भी ये काम में आता है डेफिनेटली, पिंटरेस्ट वगैरह पे। तो इसका भी एक बैनर बना लो, एक कवर और एक बैनर। इनको आप कैसे बना सकते हो, बेसिकली बीच में लोगो डाल दो, उसके नीचे आपका टैग लाइन डाल दो, कुछ छोटा मोटा एलिमेंट्स आपके वेबसाइट से रिलेटेड, अगर वो प्रोडक्ट रिव्यू के हो गए तो कुछ स्मार्टफोन वगैरह का एक अच्छा सा एक बैनर बना लो जो कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से काम आएगा। अब टैगलाइन क्या होता है, टैगलाइन बेसिकली आपका एक, मतलब देखो ब्रांडेड चीज़ है, ये सारे ये प्रोफेशनल्स हो रहे हैं। ऐसे नॉर्मल वेबसाइट बनाओगे तो उसमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टैगलाइन भी कहीं हद तक आपकी वेबसाइट के रिमेम्बरेबल जो पर्पस होता है उनके लिए बहुत काम आता है। जैसे कि मेरा जो है रिपोन इन इमेजिनेशन, टेक्निकल रिपोन, डू क्रिएटिव, आई विल डू द रेस्ट, इस टाइप का जो टैगलाइन होता है ना बहुत ही मस्त होता है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई सा भी एक टैगलाइन आप रख दो, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से आप एक टैगलाइन रख सकते हो। एंड एक यूनिक डिस्क्रिप्शन, अपने वेबसाइट को डिस्क्राइब करने के लिए 160 कैरेक्टर के अंदर आपको एक डिस्क्रिप्शन बनाना है जो कि आपके वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया, उसके सारे पेजेस पे जाएंगे एक डिस्क्रिप्शन।
तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको करना है डे 8 में बहुत सोच समझ के आप डिसाइड कीजिएगा, ताकि ये आपको कहीं जाके बाद में जाके चेंज ना करना पड़े, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको करो। डे 9 में आपको क्या करना है, क्रिएट ए यूनिक एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन ऑफ होम पेज एंड ब्लॉग सेक्शन। अब यहाँ आता है ब्लॉग का एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन में, जहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट को एक नया लुक देना होता है, एक नया स्ट्रक्चर देना होता है, एक नया फील देना होता है, ताकि कोई एक पर्सन जब आपके वेबसाइट पे विजिट करे उसको लगे कि हाँ भाई वो कोई सी एक जेन्युइन वेबसाइट पे आके ठहरा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रेफर जो करता हूँ, होम पेज बनाओ अलग सा पेज बिल्डर के थ्रू एंड एक ब्लॉग सेक्शन बनाओ, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। या तो फिर आप डिफॉल्ट भी रहने दे सकते हो, उसको थोड़ा बहुत विजेट वगैरह इधर उधर कर दो, पोस्ट की लेआउट वगैरह चेंज कर दो, जैसे प्रीमियम थीम से ये सब सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। तो इससे आप बस होम पेज ही रहने दो नॉर्मल, वो भी आप कर सकते हो। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक यूज़ मत करो, एक्स्ट्रा कंटेंट यूज़ मत करो, यूट्यूब एम्बेड वीडियो वगैरह तो बिल्कुल यूज़ मत करो। बस आप एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन टाइप का एक ब्लॉग बनाओ जिसपे कि लोगों को लगे कि हाँ ये जेन्युइन चीज़ है। तो ये डिज़ाइन करने में ना बहुत आपको मेहनत लगेगी। मैंने यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे डिज़ाइन के ऊपर, आप थोड़ा सा सर्च करके देख लेना कि कैसे क्या कुछ किस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। नाउ डे 10 पे आपको छोटा सा काम रहेगा जो कि होगा क्रिएट एसेंशियल पेजेस फॉर योर वेबसाइट। अभी एसेंशियल पेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कॉन्टैक्ट अस पेज, दूसरा अबाउट अस पेज, चौथा तीसरा प्राइवेसी पॉलिसी, चौथा टर्म्स एंड कंडीशन, पांचवा होता है, छठा भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हो। अगर आप एफिलिएट वेबसाइट बनाते हो, एफिलिएट डिस्क्लोजर नाम का एक पेज होता है जो कि दूसरे वेबसाइट्स को देखकर भी आप अपने तरीके से जो है उसको बना सकते हैं। उसमें बेसिकली हमें ये बताना होता है कि हम हमारे वेबसाइट पे अदर जो प्लेटफॉर्म है उनके कंटेंट का हम एफिलिएशन कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो है आपको एडसेंस अप्रूवल में भी कोई इशू नहीं होगा। इवन गूगल जो है वो रैंक करने में भी कोई उनको इशू नहीं होगा, बिकॉज उनको पता रहेगा कि भाई हाँ ये एफिलिएट प्रोडक्ट है, तो इसको हमें कहाँ प्लेस करना है, कहाँ नहीं प्लेस करना है, उनको वो पता लग जाएगा। चौथा, अगर आपका कोई एक ऐसा कंटेंट है जिसमें कि कॉपीराइट आने का चांस रहता है, बेसिकली आप अगर किसी का ट्रेडमार्क आपने डोमेन के अंदर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एक डिस्क्लाइमर या तो फिर एक DMCA का या फिर तो एक कॉपीराइट का एक पेज डालना होता है, जहां पर आपको साफ साफ लिखना होता है कि ये जो कॉपीराइट कंटेंट है इसको आप यूज़ कर रहे हो या फिर इसके ऊपर बेस करके आप अपना वेबसाइट में कंटेंट डाल रहे हो, तो इसका पर्पस क्या है। तो वो डेफिनेटली एजुकेशनल पर्पस होना चाहिए, या फिर तो आप दूसरे वेबसाइट का, अपने कंप्यूटर का वेबसाइट भी देख के आप पेजेस जो है वो बना सकते हो। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, खास करके जब आपका एडसेंस अप्रूवल का टाइम आएगा ना, तब वही सारे रीजंस दिखाकर आपको छोड़ देंगे, फेंक देंगे, एडसेंस अप्रूवल नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर भी तैयारियाँ करनी पड़ेंगे। भले ही आप पूरा एक दिन ले लो, लेकिन बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। और भी और तो और अच्छा, अगर आप अबाउट अस सेक्शन को थोड़ा और ब्रीफली डिस्क्राइब करें, हमारा वेबसाइट किस बारे में है, हम किस बारे में, हम कौन हैं, हम क्यों लिख रहे हैं, ये वेबसाइट क्यों बना रहे हैं, इसमें कौन कौन से कंटेंट मिलेंगे, कौन कौन से कंटेंट नहीं मिलेंगे, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अच्छे से वहाँ पर देना, ताकि स्पॉन्सर वगैरह या फिर तो जो लिंक परचेज वगैरह वो सब कुछ आपको आने में आसानी हो। तो बहुत अच्छे से अबाउट अस सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन को भी आप लोग यूज़ करना, उसको बनाना ना। डे 11 में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा जो कि बहुत ही मस्त चीज़ है, यानी कि आपको करना ही पड़ेगा। आपको सेटअप करना पड़ेगा मिनिमम टू मिनिमम 10 सोशल मीडिया वेबसाइट्स। गाइस बिलीव मी, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आप वेबसाइट क्रिएट करोगे ना पहले दिनों में, तो आपका जीरो विजिटर्स आएंगे। जब तक कि आप खुद विजिट करके ना देखो अपने वेबसाइट को, तो वहाँ पर व्यूज़ काउंट ही नहीं होगा जेटपैक प्लगइन पे या फिर तो वहाँ पर कहीं पर भी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया अटैचमेंट करते हो तो गारंटी के साथ मिनिमम पर डे का या फिर मैक्सिमम 10 से 15 विजिटर्स आएंगे ही आएंगे। और आप यकीन मानो, ये 10-15 विजिटर्स से ही एक वेबसाइट को शुरुआत करने का एक बहुत ही बड़ा एक ये होता है, चीज़ होता है। बेसिकली कुछ ना सही से कुछ तो सही है ना। तो 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको क्यों चूज करना है? सबसे पहला चीज़ ये आपको हेल्प करेगा ब्रांड बिल्डिंग में। दूसरा चीज़ ये आपको हेल्प करेगा SEO बिल्ड करने में। चौथा ये हेल्प करेगा आपको सर्च इंजन में हायर रैंकिंग पोजीशन देने में। वो कैसे मैं डिस्क्राइब करता हूँ थोड़ा सा। देखो सोशल मीडिया से आपको कौन कौन से बनाने ही बता देता हूँ। देखो फेसबुक को छोड़कर भी आप कर सकते हो, ट्विटर को भी और इंस्टाग्राम को, इन तीनों को छोड़ के बाकी सोशल मीडिया से, बहुत सारे सोशल मीडिया से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर तो लिस्ट में आपको देने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली मैं इसका एक डॉक्यूमेंट फाइल दूंगा,
ये ब्लूप्रिंट तो आपको मिलेगा ही, डॉक्यूमेंट फाइल दूंगा, उसके अंदर सारे लिंक्स मैं डाल के दूंगा, जो भी जितने भी सारे रेफरेंसेस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सब कुछ मैं वहीं पर डाल दूंगा। तो बेसिकली आपको 10 के 10 करीब आपको जो है वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट का सोशल मीडिया बनानी है, चाहे आप बात करो टम्बलर की, रेडिट की, या फिर तो लिंक्डइन की, और भी ऐसे स्पेस है, और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपने वेबसाइट को लिस्टिंग कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट का एक ब्रांड पेज बना सकते हो, जिससे गूगल को भी लगता है कि भाई हाँ ये एक ऑथोरिटी वेबसाइट है, क्योंकि इसने जो सारी जगह पर अपना चीज़ रजिस्टर करके रखा है, तो एक बहुत ही एक जेन्युइन चीज़ है ना। तो ये एक आपका ऑथोरिटी बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। ऊपर से जब भी कोई आप आर्टिकल पब्लिश करोगे, जब भी वो आर्टिकल सोशल मीडियाज पे जाएगा, वहाँ से विजिटर्स भी आएंगे, गूगल को पिंग भी जाएगा, बिकॉज गूगल क्या पता गूगल आपके नए नए वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा हो, गूगल जो है फेसबुक, ट्विटर वगैरह इन सब सोशल मीडिया पर ज़्यादा व्यस्त हो, वहाँ पर जितने भी सारे कंटेंट है उनको क्राउल कर रहे हो, तो उनको क्राउल करते करते आपकी वेबसाइट का लिंक वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आएंगे, डायरेक्ट गूगल भी आएगा इंडेक्स करने के लिए। तो एक प्लस पॉइंट बन जाता है आपकी वेबसाइट की एसईओ को थोड़ा हद तक बूस्ट करने के लिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ थोड़ा हद तक, ऐसा नहीं कि भाई बस सोशल मीडिया करो बूस्ट हो मतलब आपका रैंक हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये एक बहुत इनिशियल स्टेज में बहुत ही काम में आने वाला चीज़ है, जो कि आपको टोटल डे 11 में कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, नाउ डे 12 ये एक प्रिपरेशन है जहां पर आपको डिसाइड करना है आप जो अपने वेबसाइट बना रहे हो इसको आप किस तरीके से यूनिकनेस इसको दोगे। बेसिकली होता क्या है, देखो अब भले ही आप कॉपी पेस्ट कंटेंट डालो, जैसे कि स्टेटस वगैरह होता है, कोर्स वगैरह होता है, तो ये सब कॉपीड होते हैं, दूसरे वेबसाइट से कॉपी कर करके हमारे वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं। गूगल इस चीज़ पे ऑफिशियली क्या आंसर देता है कि मान लो हमारे पास एक जॉब का मतलब ये है, क्या बोलते हैं उसको, जॉब प्रपोजल या फिर क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, बट एक जॉब का प्रपोजल या फिर फॉर्म है जो कि अदर वेबसाइट पे पब्लिश हुआ कि रेलवे के इस सेक्शन में जॉब लग रही है, तो उसका एक निकला है, ठीक है, फॉर्म वगैरह स्टेटमेंट वगैरह निकले हैं। तो हम भी उसी चीज़ को हमारे वेबसाइट पे अगर प्रेजेंट करें तो उसको गूगल कैसे ट्रीट करता है, तो गूगल यहाँ पर आंसर देता है साफ गूगल का एक सर्च कंसोल में काम करने वाला एक बंदा है जो कि लाइव में सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो वो बताते हैं कि देखो कॉपी कंटेंट भले ही हो, लेकिन हम उस कॉपी कंटेंट को तब तक उस नज़रिए से नहीं देखते जब तक उस कॉपी कंटेंट में लगे कि उसमें आपका मेहनत नहीं है। ठीक है, अगर आपको उस पर मेहनत नहीं है तो हम उसको कॉपी कंटेंट नहीं देखेंगे। लेकिन गूगल ये बताता है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कंटेंट कॉपी कर रहे हो, ये मैटर करता है रैंकिंग में कि आप उस कॉपी कंटेंट को कैसे और अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो गूगल के सामने, कि गूगल उसको और अच्छे से समझ पाए उस कंटेंट को, उसके मतलब जिससे आप कॉपी किए ना, मतलब मान लो जिससे आप जॉब कॉपी की हो, उस बंदे ने अलग तरीके से समझाया गूगल को कि भाई ये चीज़ है, लेकिन आप अगर उसी सेम चीज़ को और बेहतर तरीके से समझा सको गूगल को, जो कि यूज़र के इंटेंट को मैच करता है उससे ज़्यादा, तो गूगल आपको ये रैंकिंग में लाएगा। समझ में आया? ध्यान से एक और बार रिवाइज दे दो, समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये होता है मेन फैक्टर। तो इसके लिए डे 12 में आपको ऑन एंड ओनली काम करना है आपके कंटेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि आपका जो एंटायर कंटेंट होगा वो किस स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। बेसिकली गूगल, देखो आप भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट कर रहे हो और हज़ारों लाखों वेबसाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा नीच चूज़ करो जिसके ऊपर ऑलरेडी 4-5 वेबसाइट है, तो आप कैसे उनसे बीट कर पाओगे। आप उनके पास वो भी लिख रहे हैं हाउ टू रूट एंड्रॉइड, आप भी लिख रहे हैं हाउ टू रूट एंड्रॉइड, तो भाई इन दोनों को कैसे डिफाइन करेगा गूगल? क्या सिर्फ ऑफ पेज ही इसके लिए दायी है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मेनली देखो गूगल क्या करता है ना, जिस कंटेंट के अंदर जितना ज़्यादा यूनिक मिलेगा ना उतना उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उतना उसको ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने बताया कि यूज़र इंटेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके कंटेंट के ऊपर, एंगेजिंग और रैंकिंग के, इसलिए तो जितना ज़्यादा आप यूज़र के इंटेंट को फोकस करके कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, रैंकिंग ज़्यादा जल्दी होगी उतना। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो कि जो अदर वेबसाइट है वो किस तरीके से कंटेंट लिख रहा है, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो एक अच्छा सा फॉर्मेट बना के डाल रहा है या फिर बस ऐसे ही पैराग्राफ पे पैराग्राफ, हेडिंग पे हेडिंग डाल रहा है, क्या वो जो हेडिंग डाल रहा है वो टारगेटेड कीवर्ड पे डाल रहा है या नॉन टारगेटेड कीवर्ड पे डाल रहा है। डेफिनेटली आप लोगों को नॉन टारगेटेड कीवर्ड पे ही हेडिंग रखना है। बेसिकली हेडिंग को या तो आप डायरेक्ट जो मेन आपका पर्टिकुलर टारगेटेड कीवर्ड है उसके अंदर डाल सकते हो, या फिर तो उस हेडिंग को थोड़ा सा और बड़ा करके उस पर्टिकुलर जो टारगेटेड कीवर्ड है ना उसको डिफाइन करके हेडिंग डाल सकते हो। कैसे, ये मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। बेस्ट मैथ बुक्स फॉर एडल्ट्स,
ये हो गया है ना। ये क्या चीज़ है कि भाई एक मैथ का बुक है जो कि ऑन एंड ओनली एडल्ट के ऊपर है। ये टारगेटेड कीवर्ड है जो लोग सर्च करेंगे, लेकिन इसका इंटेंट क्या है, लोगों का इंटेंट ये है कि भाई हमें एक ऐसा मैथ बुक चाहिए जिसमें हम बड़े लोग, जो ऑलरेडी बड़े लोग हैं ना, उनको भी एट लास्ट वो बुक मतलब समझ में आए या फिर उनके लिए हो वो बुक। तो ये यूज़र का इंटेंट है। हमारा टारगेटेड कीवर्ड है बेस्ट मैथ ई बुक या फिर बेस्ट मैथ बुक फॉर एडल्ट्स, ठीक है ना। ये टारगेटेड कीवर्ड है, लोग इसी को सर्च करेंगे, लेकिन इंटेंट कुछ और है। तो इस हिसाब से अगर आप ऐसा लिखोगे कि बेस्ट मैथ बुक फॉर ग्रोन अप्स यू कैन रीलर्न द मैथ्स अगेन, तो इस टाइप का, यानी कि ऐसा मैथ बुक जो कि आप जो है दोबारा से सीख सकते हो। एंड ये मैथ बुक बेस्ट है उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ के जा चुके हैं। तो ये जो है ना, ये यूज़र इंटेंट को ज़्यादा मैच करता है कंपेयर टू दिस टारगेटेड कीवर्ड। तो उस हिसाब से आपको सारे हेडिंग्स एंड सारे टाइटल डालने हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर टोटली बनाना है आपको, कैसे कैसे वो मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ, शॉर्ट में भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग का डिसाइड करना है कि हेडिंग में ऐसे कौन कौन सी चीज़ रहेगा। सारे आर्टिकल या कंटेंट अगर सेम है, डेफिनेटली अगर नीच सेम है तो कंटेंट भी सबके सब लगभग सेम होंगे। तो आपको सबसे पहले टारगेटेड जो आपका जो टाइटल होगा उसको आपको डिफाइन करना है कि टाइटल में आपको क्या क्या डालना है। एक नंबर डालना है, उसके बाद एक पावर कीवर्ड डालना है, उसके बाद हमारा एक मेन कीवर्ड को डालना है, उसके बाद हमारा कुछ और चीज़ें एसेंशियल चीज़ें डालना है। तो ये ऐसे करके भी आप जो है टाइटल को डिफाइन कर सकते हो। इवन डेफिनेटली आपने जो कंप्यूटर को रिसर्च किया था उसके थ्रू भी आप अपने कंटेंट के लिए टाइटल जनरेट कर सकते हो अच्छे से अच्छे, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प हो सके कि भाई अगला जो 200 कंटेंट होने वाला है उनके लिए हमें टाइटल कुछ इस तरीके का रखना है। उसके बाद आता है कंटेंट स्ट्रक्चर। एसईओ माफिया प्रो मेंबर्स के लिए मैंने अलग से इसके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बना के रखा है, आप लोग वो वाला वीडियो देखना, इस वाले वीडियो को आप स्किप करो, इस सेक्शन को आप स्किप करो। तो यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, पहला तो पैराग्राफ होगा, आप डिसाइड करो पहला पैराग्राफ में क्या लिखना है, हमें इस आर्टिकल के बारे में लिखना है या फिर कुछ और लिखना है या फिर यूज़र के इंटेंट को डिफाइन करना है, उसको कुछ क्वेश्चन देना है। पहला पैराग्राफ, उसके बाद क्या आप जो कंप्यूटर है वो क्या एक इन्फोग्राफिक दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहा है तो देन डेफिनेटली आप एक इन्फोग्राफिक दो। वो कैसा हेडिंग लिख रहा है उस तरीके से आप भी उससे भी अच्छा बेहतर हेडिंग लिखने की कोशिश करो। वो कितने वर्ड का कंटेंट में उसको समझाया है एंड आप उसको और बेहतर तरीके से कितने वर्ड के अंदर आप कंटेंट लिख सकते हो वो भी आप डिसाइड करो। तो ऐसे करके एक एंटायर आपका स्ट्रक्चर बना लो जो कि ऑन पेज एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। कहाँ कहाँ पर आपको इंटरनल लिंकिंग करना है वो भी आप डिफाइन कर लो। तो ऐसे करके ना आपको एक एंटायर स्ट्रक्चर बनाना है ताकि गूगल को लगे जो आर्टिकल का स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे विकिपीडिया का होता है, विकिपीडिया का कंटेंट जो होता है, कंटेंट अलग अलग होता है बिल्कुल, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सेम होता है एंड सबके सब टॉप पे रैंक करता है। अब सिर्फ उन्हीं का नहीं, बेसिकली आप डिफरेंट बड़े बड़े वेबसाइट का देखोगे तो उनका जो कंटेंट स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, भले ही कंटेंट जो है वो टोटली अलग क्यों ना हो। तो ये आपको भी काम में लेना है, आपको भी इस तरीके का कंटेंट का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। नाउ कंटेंट स्ट्रक्चर डे 12 कंप्लीट। डे 13 में आपको क्या करना है, डे 13 में आपको अगेन एक और स्ट्रक्चर बनाना है थंबनेल्स एंड इमेजेस का। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देखो ये वाला थंबनेल कैसा दिख रहा है एंड ये वाला थंबनेल कैसा दिख रहा है। इस टाइप के थंबनेल में से आप कौन सा चूज करोगे? डेफिनेटली इस वाले कंटेंट को मतलब थंबनेल्स को आप चूज करोगे बिकॉज ये सबसे बेटर दिख रहा है, सबसे अच्छा दिख रहा है ना। तो इस तरीके से ना आप अपने थंबनेल्स का स्ट्रक्चर डिसाइड करो कि मैं जो थंबनेल लिखूंगा क्या वो ऑन एंड ओनली टेक्सचर होगा या फिर टेक्सचर के थ्रू एक आइकन भी होगा या फिर उसके रिगार्डिंग कोई ग्राफिक्स मुझे लेना पड़ेगा। ग्राफिक्स लेने के लिए बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो कैनवा वगैरह और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है। इवन आप फ्री का PNG इमेजेस बहुत सारे वेबसाइट है वहाँ से PNG वगैरह उठा के भी आप थंबनेल बना सकते हो। तो इस तरीके से आप एक थंबनेल का स्ट्रक्चर आप बना लो पहले, तो उसके बाद आप जो है इसके काम करना शुरू करो, ठीक है। मैं आपको फोकस करना है आपके सारे ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर कि आपके वेबसाइट में जितने भी ग्राफिक्स यूज़ होंगे, चाहे वो इन्फोग्राफिक की बात कर लो कि हम अगर सारे कंटेंट में इन्फोग्राफिक दे, और इन्फोग्राफिक भी एक बहुत ही बड़ा तगड़ा चीज़ होता है एसईओ के मामले में बिकॉज एक इमेज एक 1000 वर्ड के समान होता है। तो इस हिसाब से इन्फोग्राफिक भी इंक्लूड करना बहुत ही बेनिफिट होता है, ठीक है। डे 13 भी हमारा इसी ऐसे करके कंप्लीट होता है। नाउ बात करते हैं डे 14 का।
डे 14 में आपने जो रिसर्च करके जो कंटेंट वगैरह जितने भी सारे कुछ कलेक्ट करके रखे थे, अब उनको आपको डिवाइड करना है कैटेगरीज टैग्स में। ठीक है, कैटेगरीज के ये कंटेंट किस किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये कंटेंट के अंदर कौन कौन से टैग्स होंगे। ठीक है, बेसिकली टैग्स को तो बाद में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरीज को आप सबसे पहले क्रिएट कर लो अपने वेबसाइट पे जितने भी सारे कैटेगरीज है। एंड हर कैटेगरी के अंदर ये मोस्टली 90% ऑफ द वेबसाइट ओनर्स ये गलती करते कि वो अपने कैटेगरीज को भी ऑप्टिमाइज नहीं करते, कैटेगरीज का भी डिस्क्रिप्शन नहीं डालते, ना ही एक अच्छा सा परमानेंट डालते, ना ही एक अच्छा सा एसईओ टाइटल डालते, तो ये सब कुछ भी नहीं करता। लेकिन आपको गाइस करना है, कैटेगरी डालना है, कैटेगरीज का डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स या तो आप ऑटोमेटेड भी कर सकते हो यूएसटीसी के थ्रू, बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप यूएसटीसी का वीडियो देख लो यूट्यूब में, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, या तो फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये कर लिया, उसके बाद आपको सेटअप करना है परमालिंक, कि आपको अपने परमालिंक स्ट्रक्चर कैसे रखना है। बेसिकली बहुत सारे वेबसाइट पर आप लोगों ने देखा होगा, वेबसाइट का नेम होता है, देन उसके बाद कैटेगरी होता है, कौन सा कैटेगरी के अंदर पोस्ट किया गया होता है, उसके बाद आर्टिकल का टाइटल होता है, या फिर जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वेबसाइट का नेम, देन उसके बाद पोस्ट का टाइटल, है ना। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप चूज़ करो, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा ई कॉमर्स या फिर थोड़ा बहुत प्रोफेशनल, बहुत ही हाई लेवल का है, तो कैटेगरी देन पोस्ट, इस टाइप का स्ट्रक्चर भी आप यूज़ कर सकते हो। नाउ ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, आपका जो वेबसाइट है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है और कुछ भी डिज़ाइन यहाँ पर बाकी नहीं रहना चाहिए। जितने भी सारे बोले हैं ये सारे के सारे आपको कंप्लीट करना है टोटल 14 दिनों के अंदर, यानी कि 2 वीक्स के अंदर। उसके बाद आप क्या करोगे, सेटअप गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स प्लस बिंग विथ sitemap.xml। अब आपको गूगल के सर्च कंसोल, बिंग के सर्च कंसोल, बाइडू के सर्च कंसोल, जहां पर भी आप सबमिट करना चाहते हैं वहां पर सबमिट कीजिए अपनी वेबसाइट को, गूगल का एनालिटिक वाला कोड लगाइए अपनी वेबसाइट को, एंड जो साइटमैप XML जो साइटमैप होते हैं यूएसटीसी का, उसको आप सारे सर्च इंजन पेजेस पे सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अब ये करने में क्या है, बिकॉज देखो अभी आप डालना शुरू करोगे कंटेंट, तो गूगल के पास सारे डेटा पहले से ही रहना चाहिए, इवन आपके पास भी सारा डेटा मौजूद होना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है, इस टाइमिंग पे आपको जो है सर्च कंसोल वगैरह पे, यानी कि सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट को सबमिट करना होता है। ठीक है, नाउ इट्स डे 16 एंड 16 दिन के टाइम पे आपका काम एक्चुअल में शुरू होता है इन द फील्ड। यहां पर क्या करना है आपको, राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट एंड पब्लिश इट एंड ऑल्सो शेयर इट ऑन ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब आपका वेबसाइट का जितने भी जो टेक्निकल चीजें थे वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फोकस करना है आपके कंटेंट के ऊपर। ठीक है, आपको पहला पोस्ट लिखना है 16th डे पर, उससे पहले भी नहीं, उसके आगे भी नहीं, एक दिन भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये भेजे में घुसा लो, वरना बाद में मत बताना। तो 16 डे पे आपको जो है एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है, एंड उसके बाद आपको उसको प्रॉपर्ली जो थंबनेल वगैरह का बताया, जो इंटरनल लिंकिंग या फिर एक्सटर्नल लिंकिंग का बताया, या फिर जो जितने भी सारे स्ट्रक्चर बताया, जैसे टाइटल वगैरह बताया, परमानेंट लिंक बताया, तो इन सबको कंटिन्यूअसली, मतलब इसको इन सबको चीज़ों को रख के आपको करना है राइट योर फर्स्ट ब्लॉग, यानी कि आपका फर्स्ट पोस्ट लिखना है, एंड उसके बाद उसको पब्लिश करना है, एंड देन उसके बाद उसी पोस्ट को आपको सारे जितने भी 10 सोशल मीडिया अकाउंट से सब में शेयर करना है। जेटपैक प्लगइन अप टू 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऑटोमेटिक शेयरिंग का जो फीचर है वो मतलब अलाउ करता है। फेसबुक, ट्विटर और जो है लिंक्डइन एंड टम्बलर, ये चारों अकाउंट पे आप ऑटोमेटिकली लगा सकते हो। फेसबुक के जेटपैक पे जाना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ब्लॉगिंग माफिया चैनल पे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, वो देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके अलावा भी आप पिंटरेस्ट को जो है बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करके ना, जो आपके वेबसाइट का RSS फीड है उससे आप कनेक्ट कर दोगे, जैसे आपके वेबसाइट पे कोई आर्टिकल पब्लिश होगा ना, ऑटोमेटिकली पिंटरेस्ट पे वो चला जाएगा। तो इस हिसाब से गाइस आपको काम करना है डे 1 से ही, डे 16 से ही। अब गाइस आप लोगों को थोड़ा राहत मिलने वाला है, बिकॉज लास्ट 2 वीक से आपने जितने भी सारे काम किए ना, वो बहुत ही प्रेशराइज काम था, बहुत ज़्यादा काम था। लेकिन अब आपको थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम मिलेगा कुछ 1 महीने के लिए, उसके बाद फिर से चालू हो जाएगा आपका जर्नी। अब डे 16 से अगले 10 दिन तक, नेक्स्ट 10 डेज तक आपको यही सेम चीज को रिपीट करनी है, जैसे कि राइट, शेयर, ईट, स्लीप, रिपीट।
तो ये चीज़ आपको रेगुलर 10 दिनों तक, अगले 10 दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करना है। भले ही आप 1 घंटे दो 2 घंटे दो टाइम टेबल को मेंटेन करते हुए इसी सेम चीज़ को, क्योंकि आपको दिक्कत भी नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन मिस हो गया, बिकॉज आपने पहले से आर्टिकल्स को डिफाइन करके रखा है, भाई ये आर्टिकल्स मुझे डालने हैं, तो उससे आपको कोई भी इशू होने वाला नहीं है कि भाई एक दिन नहीं डाल पाया, गलती से भी ऐसा ना हो। तो 10 दिन तक ऐसे करने के बाद 27 डे पर आपको क्या करना है, 27 डे पर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जहां पर चेक योर वेबसाइट पेज लोडिंग स्पीड एंड नेगेटिव एसीओस प्लस राइट शेयर इट स्लिप रिपीट। अब ये क्या है, सबसे पहला चीज़ देखो यार, स्पीड बहुत मैटर करता है, जैसे कि हमने कहा था। उसके लिए आपको एक अच्छा सा होस्टिंग लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर में आपके पास अच्छा खासा पोस्ट भी आ जाएंगे एंड आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा जो है वो लोड भी मतलब होगा कंटेंट का। तो उस हिसाब से ये सबसे बेस्ट टाइम है अपने वेबसाइट की स्पीड को मेंटेन करने का। स्पीड को मेंटेन कैसे करना है इसका भी मैंने बता के रखा है एसईओ माफिया प्रो मेंबर्स के लिए, फुल टू एडवांस। वो आप लोगों को ये इस चीज़ को स्किप करो, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको बता देता हूँ। स्पीड मेंटेन करने के लिए आप एक कैशे प्लगइन यूज़ कर सकते हैं अपने सर्वर के हिसाब से। अगर लाइट स्पीड सर्वर दे रहा है आपका होस्टिंग कंपनी, तो जैसे नेमचीप हो गया या फिर तो होस्टिंजर हो गया, तो ये सब लाइट स्पीड पे बेस्ड है और ये बहुत ही फास्ट होते हैं, अल्ट्रा फास्ट होते हैं। इन पे आप लाइट स्पीड का कैशे प्लगइन लगाओ और थोड़ा बहुत ऑटो ऑप्टिमाइजेशन नाम का एक प्लगइन है, उसको भी आप लगा सकते हो, अच्छा होता है। एंड ज़्यादा अगर प्रोफेशनल चाहिए तो WP रॉकेट लगाओ, वेबसाइट एकदम रॉकेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव एसीओ चेक करने, कैसे चेक करने, आपको RF टूल में अपनी वेबसाइट को देखना है, इवन सर्च कंसोल में भी जाके देखना है कहीं कोई गलत लिंक्स वगैरह तो नहीं बना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है, जो कि आपको जाननी चाहिए। तो ये आप देखिए, अगर बनता है तो सिंपली उसको डिसवर्व कर दीजिए एंड उसको वहीं से आप हटा दीजिए ना, वरना आपका वेबसाइट बहुत खतरे में आ सकता है। दूसरा वही सेम चीज़, राइट शेयर इट स्लिप रिपीट।